नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एट की यूएस में। तो दोस्तों, जैसा कि हिंदी के मॉक टेस्ट लगातार मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसी क्रम में आज 8वां मॉक टेस्ट आज के लिए मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें। इससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर करना ना भूलें। लाइक और शेयर करते रहें, कंटिन्यूसली मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो 8वें मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, ससुर का तत्सम शब्द क्या है। तो ये तत्सम और तद्भव के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ बताया है पहले 3 मॉक टेस्ट में। पहला, दूसरा और तीसरा मॉक टेस्ट है, इनमें तत्सम तद्भव के बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो आप लेखपाल की प्लेलिस्ट में जाकर पहले से वो क्वेश्चन देख लीजिए। वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, पहले दूसरे तीसरे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, वहाँ से ये तैयार कर लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ससुर का तत्सम शब्द क्या है। तो ससुर का जो तत्सम शब्द होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए। स्वसुर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको स्वसुर ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो लिखा हुआ है तीसरा ऑप्शन वो भी लिख सकते हैं। तीसरा आंसर इसका सही है। और तत्सम शब्द क्या होते हैं, ये मैं भी उस समय बताया था कि तत्सम शब्द जो उसी के समान अथवा ज्यों के त्यों होता है, यानी संस्कृत से जिन शब्दों को बिना परिवर्तन के लिया जाता है उनको तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव क्या होते हैं, तद्भव क्या है, परिस्थितियों कारण शब्दों में कुछ परिवर्तन हो जाता है समय के साथ, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो ससुर का तत्सम होता है स्वस्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक तत्सम शब्द है, उसे चयनित कीजिए। इनमें से एक तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। जो तत्सम है उसे चयन करना, जल्दी से बताइए। तो तत्सम है आपका कुपुत्र। क्या है, कुपुत्र। अवतार, गुफा और घड़ा, ये तीनों आपके तद्भव शब्द हैं। कैसे हैं, तद्भव शब्द हैं। ठीक है, कुपुत्र तत्सम है। अगर कुपुत्र को तद्भव में लिखा जाता तो इसको लिखते हम कपूत। क्या लिखते, कपूत। तद्भव में इसको कपूत लिखा जाता है। ठीक है, अब ये बाकी तीनों तद्भव हैं, तो अगर इनका हमें जो है तत्सम देखना हो तो तत्सम हम देख लेते हैं। अवतार, अगर अवतार की बात करें तो अवतार का तत्सम होता है अवतार। क्या होता है, अवतार। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें गुफा की, तो गुफा का जो तत्सम होता है वो होता है गुहा। क्या होता है, गुहा। और घड़ा का हम तत्सम देखें तो वो होगा आपका घट। ठीक है, तो ये जो है आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव है। तो तद्भव का तत्सम क्या हो गया वो भी बता दिया, और ये अगर तत्सम है तो उसका तद्भव क्या होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। नोट करते जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का, इनमें से तद्भव शब्द कौन सा है ये चयन आपको करना है। ठीक है, तो कौन सा, जल्दी से बताइए। बंदर। बंदर आपका तद्भव शब्द है। बंदर क्या है, तद्भव। इसका तत्सम निकालेंगे तो क्या होगा, वानर। क्या होगा, वानर। बानर, बंदर का तत्सम जो है वानर होता है और तद्भव जो है बंदर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर का तत्सम है। पत्थर का तत्सम रूप बताइए। ठीक है, तो पत्थर का तत्सम क्या होता है, प्रस्तर होता है। क्या होता है, प्रस्तर होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऐसी पाहन, एक वर्ड है पाहन यहाँ पे यूज हुआ है। पाहन का तत्सम जो होता है वो होता है पाषाण। क्या होता है, पाषाण। ये भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर का तत्सम क्या है। गोबर का तत्सम क्या है। तो गोबर का तत्सम क्या होता है, गोमय। क्या होता है, गोमय। गोबर का तत्सम क्या होता है, गोमय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित मुहावरे का सही अर्थ चिन्हांकित कीजिए। नाचन आवे आंगन टेढ़ा। मुहावरा आपको दिया है, नाचन आवे आंगन टेढ़ा। इसका सही अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जल्दी से पहले आप 4 ऑप्शन पढ़िए, फिर इसका सही अर्थ सीधे सीधे आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, सी। काम न आने पर दोष निकालना। नाच न आने आंगन टेढ़ा का मतलब काम आता नहीं है, उसमें दोष निकालने लगो। तो क्या है, इसको काम न आने पर उस चीज़ में ही खोट निकाल देना। नाच न आवे आंगन टेढ़ा का सही अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अपमानित होना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरे का विकल्प है। ठीक है, अर्थ के अनुकूल सही मुहावरे का अर्थ क्या है। अपमानित होना मतलब होता है आपका सिर नीचा होना। क्या होता है, सिर नीचा होना। ठीक है, अपमानित होना इसी प्रकार का सीधा सा अर्थ है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यंत लज्जित होना के लिए कौन सा मुहावरा शुद्ध होगा। अत्यंत लज्जित हो जाने के लिए इसमें से 4 मुहावरे आपको दिए हैं, कौन सा मुहावरा इसके लिए फिट बैठता है आपको बताना है। पानी पानी होना, पानी की लकीर, पानी में आग लगना, पानी फेरना। 4 ऑप्शन दिए हुए, जल्दी से बताइए।
अत्यंत लज्जित होना के लिए कौन सा है? पानी पानी होना। पानी पानी होना किसके लिए है? अत्यंत लज्जित होना के लिए होता है। और ऐसे अगर इसमें एक और होता है पानी फेरना, एक पानी फेरना वर्ड भी होता है। अगर पानी फेरना हो तो पानी फेरना किसके लिए करेंगे? बिगाड़ देना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, खराब कर देना, ठीक है, तो वो पानी फेरना के लिए यूज होता है। इतना अंतर डिफरेंस जो है वो आपको याद रहना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या है? घड़ों पानी पड़ना का अर्थ क्या है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आसान सा है, सही जल्दी से बताइए। तो घड़ों पानी पड़ना मतलब क्या हो जाता है? लज्जित हो जाना। जब लज्जित हो जाता है आदमी तो आंख नहीं मिला पाता, इससे क्या होता है? उसे कहते हैं घड़ों पानी पड़ गया, वो लज्जित हो गया, ठीक है। ऐसे ऐसे इससे संबंधित एक और भी होता है घड़ियाँ गिनना। घड़ियाँ गिनना का क्या होगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना। क्या हो जाएगा? बेचैनी से प्रतीक्षा करना, इससे संबंधित है जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पौ 12 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? पौ 12 होना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उपद्रव करना, हानि उठाना, हर तरह से लाभ कमाना, 9 2 11 हो जाना। जल्दी से बताइए कौन सा है? पौ 12 होना मतलब क्या है? हर तरह से लाभ कमाना, फायदे में रहना, हर तरफ से लाभ कमाना, वही क्या है? पौ 12 का अर्थ है, सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घाट घाट का पानी पीना, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? घाट घाट का पानी पीना, तीर्थ यात्रा करना, बेकार घूमना, अनुभवी होना, दर दर। घाट घाट का पानी पीने का तो कोई, जैसे हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कोई घाट घाट का पानी पी गया है, उसको नॉलेज ज़्यादा है, यानी अनुभवी है वो, अनुभवी होना। क्या है घाट घाट का सही अर्थ क्या है? अनुभवी होना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरण है, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? एक पूरा लेक्चर मैंने अलंकार और रस के ऊपर मॉक टेस्ट दिया हुआ है, तो आप पिछला मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए, वो अलंकार के ऊपर है। उससे मैं सारे अलंकार को कैसे पहचानते हैं, क्या परिभाषा है, वो सारी चीज़ मैंने आपको नोट कराई है साथ के साथ, तो वहाँ से वो वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले से देखिए, जिससे आपका वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं, चारु चंद्र की चंचल किरण है, कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए। अनुप्रास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहाँ क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति, चारु च, चंचल च, ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, सूर तुलसी, सूर सूर तुलसी शशि, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? सूर सूर तुलसी शशि। जैसे गाइस मैं पहले भी कह रहा हूँ आपसे कि पिछला मॉक टेस्ट देखे, उसमें अलंकार से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं, और उसमें मैं क्लियरली आपको एक एक डेफिनेशन देके समझाया हूँ कि कैसे पहचानते हैं अलंकार को, वहाँ से आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो पिछला मॉक टेस्ट जरूर देख लें, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। अभी की बात करें हम, सूर सूर तुलसी शशि, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा है? यमक अलंकार है। इसमें देखिए सूर सूर 2 बार यूज हुआ है, जब जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ भिन्न हो जाता है, तो वहाँ क्या हो जाता है? यमक अलंकार हो जाता है यहाँ, ठीक है। तो यहाँ सूर सूर 2 बार आया है, और जो है सूर सूर तुलसी शशि यमक अलंकार यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है? नीक दीन हर सुंदरताई, नीक दीन हर सुंदरताई, कौन सा अलंकार है? जल्दी से बताइए पहले, तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। कौन सा है? श्लेष अलंकार है, ठीक है, श्लेष अलंकार है। कैसे? यहाँ हर शब्द के 2 अर्थ हैं, यानी ये शब्द एक बार यूज हो रहा है लेकिन अलग अलग संदर्भ में उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो यहाँ जो है हर शब्द के 2 अर्थ हैं, एक तो विष्णु, क्या है? एक विष्णु, और एक है बंदर। जब शब्द एक ही बार यूज हो लेकिन हर संदर्भ में उसका अर्थ भिन्न हो, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? श्लेष अलंकार हो जाता है। और यहाँ हर शब्द के 2 अर्थ हैं, एक विष्णु और एक बंदर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, बंदहु गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, कौन सा अलंकार है आपको बताना है, ठीक है। नहीं, कौन सा छंद है? आपसे छंद पूछा है, किस टाइप का छंद है, ठीक है, किस टाइप का छंद है, तो ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सा? चौपाई छंद है ये क्या है? चौपाई छंद है। अब चौपाई छंद क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि जो है प्राकृत तथा अपभ्रंश के 16 मात्रा के छंदों के आधार पर विकसित हिंदी का सर्वप्रथम और छंद है, ये सर्वप्रथम छंद है। और गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में चौपाई छंद का बहुत ज़्यादा यूज किया हुआ है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मात्राएं गिनेंगे आप इसमें तो कितनी बैठेंगी? 16 मात्राएं गिनेंगी। मात्राएं गिनने के लिए जैसे
एग्जाम्पल बताता हूँ, अ और आ, तो अ के लिए एक और आ के लिए दो ऐसे गिनी जाती हैं, ठीक है। यानी बड़े के लिए दो और छोटे के लिए एक मात्रा गिनी जाती है। तो ऐसे 16 मात्राएं दोनों पदों में इसमें बैठेंगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका चौपाई छंद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अवस्था 3 गुण देह कपास तय काट तुला तुरीय सवर पुण्य बात करे सुगाड़। इसमें ये कौन सा छंद है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए। तो कौन सा छंद है ये? दोहा छंद है। कौन सा? दोहा छंद है, ठीक है। पहली बात तो दोहे में 4 चरण होते हैं, ठीक है। अच्छा, विषम चरण जो होते हैं, विषम का मतलब है 1 3 5 इस टाइप से जो होंगे। 1 3 हो गए अगर 4 चरण है तो, और सम चरण क्या होगा 2 और 4। तो जो विषम चरण होते हैं यानी प्रथम और तृतीय, तो पहले चरण में और तीसरे चरण में इसमें 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। और दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। ये आपको देखना है। अगर पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं हों, दूसरे और चौथे चरण में आपके जो है 11 मात्राएं, तो वो क्या हो जाएगा आपका दोहा छंद हो जाता है। क्या हो जाता है? दोहा छंद हो जाता है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरी भवबाधा हरो नाधा नागर सोय जातन की झाई पर श्याम हरित दुत हो। ये कौन सा छंद है आपको बताना है। तो कौन सा छंद है? ये भी आसान, दोहा छंद है। क्योंकि पहले और तीसरे चरण में जो है आपकी कितनी होंगी? 13 मात्राएं होंगी। दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा गिनोगे। जैसे मे तो 2 गिनी जाएंगी, री 2 गिनी जाएंगी, भ 1 व 1, फिर बा 2 धा 2, ऐसे मात्राएं आप उसमें गिन लीजिए तो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा है? दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा है? तो उल्टा छंद कौन सा? सोरठा। अब उल्टा का मतलब है तो उल्टा कर दो। अब दोहा में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं थी, तो यहाँ 11 हो जाएंगी। और दूसरे और चौथे चरण में 11 थी, तो यहाँ 13 हो जाएंगे। तो सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं हो जाती हैं। तो दोहा का उल्टा छंद कौन सा होता है? सोरठा होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द है। अपना शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए क्या होगा। अब भाववाचक संज्ञा बनाना है तो अपना, ये तो एक रिलेशन बता रहा है, और भाव क्या होगा? अपनत्व। अपनत्व जो दिखाते हैं वो भाव हो गया। तो इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? अपनत्व है। तो हम कैसे समझेंगे कि जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, उमंग, अपनत्व, ये सब क्या है आपके भाववाचक संज्ञा हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, आम शब्द की कौन सी संज्ञा है? आम शब्द की कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो आम क्या कर रहा है? एक फल का नाम है ना, तो फल क्या है? एक विशेष जाति को बता रहा है, तो जातिवाचक संज्ञा को, सीधी सी बात है, जातिवाचक संज्ञा को बताते हैं, ठीक है। वस्तुओं को बोध करा रहा है तो वो अब क्या है? जैसे गाय, लड़का, नदी, पहाड़, शहर इत्यादि से जातिवाचक संज्ञा है। तो आम जो एक फल को बता रहा है, तो फल एक कैटेगरी होगी, एक जाति होगी, तो जातिवाचक संज्ञा ये आपकी हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे फिर ऐसे ही मॉक टेस्ट में लाता रहूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों लाइक तो बनता है, इतने अच्छे सिलेक्टिव क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, और इनमें से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके लिए लाइक तो बनता है, और शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए।